इस उपन्यास का अगला अध्याय है चतुरंग की चाल। सूरज अपनी ढाल पर था। सम्राट ने अनुचरों को अपने प्रिय खेल चतुरंग की बाजी मैदान में सजाने के निर्देश दिए। प्रतिद्वंदी थे विदूषक विरोचन। घंटे भर तक माथापच्ची करने के बाद भी सम्राट के हाथों विरोचन का एक भी प्यादा नहीं आ पाया था। उल्टे विरोचन के ऊंट, हाथी और घोड़े उनकी प्रतिरक्षा के ठीक सामने जम गए थे। अवसर की प्रतीक्षा में आंख लगाए थे। विरोचन ने कहा, सम्राट, पानी आपके गले तक पहुंच गया है। अब भी निर्णय ले लीजिए। अपने प्यादों को बचाइए, नहीं तो चौतरफा संघर्ष होगा और आपके सभी प्यादे मैदान में खेत रहेंगे। सम्राट ने कहा, उसी की तैयारी कर रहा हूं, ऐसे पीछे नहीं हटूंगा। अपनी अगली बाजी के लिए गहरी सोच में डूबे सम्राट की तंद्रा अनुचर ने तोड़ी। अनुचर ने बताया कि कोषाध्यक्ष रुद्रांश ने आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें भेजने का आदेश सम्राट ने दिया। मैदान में प्रवेश करते हुए रुद्रांश ने देखा कि चतुरंग में सम्राट का राजा और वजीर दोनों असहाय घिरे हुए हैं। शत्रु की चतुरंगनी सेना ने अपनी घातक चालों से सम्राट के पक्ष को घेर लिया है। रुद्रांश ने अभिवादन किया। सम्राट ने कहा, रुद्रांश, इस वक्त आए चतुरंग के दौरान? मतलब कुछ आपात बात है जो कहनी है। रुद्रांश ने कहा, सम्राट, आपने सुबाहु को वैदूर्य मणि के लिए आदेशित किया था। इसके लिए राशि मैंने उपलब्ध करा दी है। आपको यह जानकारी देनी थी कि वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस बार हमारी आय केवल 70% रह गई है। व्यापारिक आय में लगभग 60% ही गिरावट आई है। शहरों से आने वाले कर घट गए हैं। कृषि से प्राप्त आय भी घटी है। सोमवार को होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में आप यह विषय रख सकते हैं। कोष को लेकर शीघ्र ही महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए तो सेना और कर्मचारियों का व्यय वहन करना मुश्किल हो जाएगा। सम्राट ने कहा, नहीं, इसके लिए 2 दिन भी इंतजार नहीं किया जा सकता। कल ही मंत्री परिषद की बैठक आयोजित होगी। मंत्री परिषद की बैठक निर्धारित समय पर आरंभ हुई। कोषाध्यक्ष रुद्रांश ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा किया। इसके बाद सम्राट ने मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रतिक्रिया चाही। महामात्य ने कहा, राजकोष को भरपूर रखने के हमारे पूरे उपायों के बावजूद इस साल लक्ष्मी हमसे रूठ गई। वैश्विक स्तर पर दुर्बल होता जा रहा वाणिज्य इसका बड़ा कारण है। संधि विग्रहक ने कहा, हमने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की। वाकाटक साम्राज्य मजबूत होगा तभी देश भर के मामलों में दखल दे सकेगा। हम एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे। इसके लिए लोक कल्याणकारी कदम दूसरे राज्यों के लिए भी अपनाते रहे। दान करना गरीबों की रुचि का क्षेत्र नहीं है, इसे हमें समझना होगा। ध्रुवाधिकरण ने कहा, मेरे सरोकार करों को वसूलने के लिए होते थे और आपने देखा कि विगत वर्षों में मैंने अपने कार्यों का किस उत्तम रीति से निर्वाह किया है। पिछले वर्षों के आंकड़े मेरे पास प्रमाण स्वरूप हैं। व्यवसाय की कमजोरी के साथ ही लोगों के मन में दंड पाशिक के भय का अभाव भी इसका बड़ा कारण रहा है। करों को वसूलने के लिए मैंने बार बार बल उपलब्ध कराने का आग्रह दंड पाशिक से किया, लेकिन कम ही मामलों में मुझे इसमें मदद मिल सकी। दंड पाशिक ने कहा, मैं मानता हूं कि कई बार आवश्यक बल आपको उपलब्ध नहीं करा पाया, लेकिन दुख की बात है कि बिना मेरी परिस्थितियों को समझे आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आर्थिक रूप से घटते अवसरों के चलते लोगों ने सेंधमारी शुरू कर दी है। वात्स्यायन जैसे हमारे विद्वान पूर्वजों ने जब से इसे कला बताया, तब से लोग इस हुनर को साधने की कोशिश करते हुए पारंगत हुए जा रहे हैं। मैं आपके लिए बल भेजूं अथवा नगर की सुरक्षा के लिए अपना बल लगाऊं, इसके साथ ही अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विनय स्थिति स्थापक की है। कितने मौकों पर जब नगर में इन अराजक तत्वों ने वातावरण दूषित किया, विनय स्थिति स्थापक ने इन पर कार्रवाई करने के बजाय थोड़े से प्रण लेकर इन्हें मुक्त कर दिया। विनय स्थिति स्थापक ने कहा, आप झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोगुनी कार्रवाई हमने की है। रिपुदमन, जिस पर अब तक कोई नकेल नहीं कस सका था, पहली बार सलाखों के पीछे है। महाअक्ष पटलिक ने कहा,
दस्तावेजों की जांच कर जो प्रतिवेदन मैंने सौंपे हैं, मुझे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वो पंक्तियां याद आती रहीं। राजपुरुष उसी तरह से राजकोष से स्वयं को सींचता रहता है जिस तरह से मछली जल में रहकर पता नहीं कितना पानी पी लेती है। मुझे आशा थी कि महामंत्री इस पर कुछ कठोर कदम उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक इस संबंध में कुछ भी ठोस नहीं किया जा सका है। महामंत्री ने कहा, वत्सगुल्म पर मेरी निष्ठा असंदिग्ध रही है। महाअक्षपटलिक, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मुझ पर उंगलियां उठाई हैं। मेरे लिए मेरी निष्ठा का मूल्य मेरे प्राणों से बढ़कर है। मैं इसके लिए अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार हूं। सम्राट ने कहा, भावुक ना हो महामंत्री, उन्होंने केवल आपकी कार्यवाही के समय सीमा पर आपत्ति उठाई है। महाअक्षपटलिक ने कहा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं महामंत्री। मेरे कहने का आशय मात्र यह था, जिन सर्वोच्च संस्थाओं से शीघ्र न्याय की आस सबसे पहले होती है, वहां पर किया गया थोड़ा भी विलंब दुख देने लगता है। सम्राट ने कहा, आप सभी साम्राज्य की स्थितियों से अवगत हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास गोपनीय सूचनाएं भी आती हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि स्थितियां उससे कहीं अधिक भयावह हैं जितना आप अनुभूत कर रहे हैं। केवल हमारे साम्राज्य की स्थिति ही नहीं, जम्बू द्वीप का हर राज्य आज तनाव की स्थिति में है। हमारे लिए यह कठिन परिस्थिति इसलिए भी है कि हमारे दक्षिण राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। दक्षिण पूर्वी सामुद्रिक द्वीपों के साथ उनका व्यापार फल फूल रहा है। हमें आसन्न हूड़ आक्रमण से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करना है और दक्षिण के राज्यों की बढ़ती शक्ति के प्रतिरोध के लिए भी स्वयं को तैयार करना है। संधि विग्रहक ने कहा, सम्राट, मेरा हमेशा से मत रहा है कि हमें उत्तर भारत के विषयों से स्वयं को पृथक रखना चाहिए। हूड़ आक्रमण को लेकर मेरा आकलन है कि उत्तर भारत में इसे झेलने की सामर्थ्य है। यदि हूड़ सफल भी हुए तो भी उत्तर से मिले प्रतिरोध से वो इतना पस्त हो जाएंगे कि दक्षिणापथ की ओर बढ़ने की उनकी शक्ति जाती रहेगी। उन्होंने ऐसा किया भी तो हम प्रतिरोध के लिए तैयार भी रहेंगे। सम्राट ने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं संधि विग्रहक। जंगल में लगी आग किसी एक पेड़ को ही नहीं जलाती। वो दावानल तब तक फैलता रहता है जब तक सब कुछ फूंक नहीं देता। टिड्डी दल का हमला किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं होता। वो तब तक बढ़ता है जब तक उसके सामने चारागाह फैले रहते हैं। टिड्डी दल तो ऐसे हर अभियानों के बाद पुष्ट होता जाता है और हर बार उसका प्रतिरोध पहले से अधिक मजबूत होता है। यह जम्बू द्वीप बचेगा तो हम बचेंगे। मुझे लगता है कि परिषद के अन्य सदस्य इस मामले में मेरा साथ देंगे। महादंड नायक ने कहा, सम्राट, हमारी नौका के आप खेवैया हैं। आप इसे जैसे बढ़ाएं, हम आपके साथ ही बढ़ेंगे। आपके भाग्य के साथ ही हमारा भाग्य भी बंधा होगा। महादंड नायक के भावुक कथन को सुनकर कुछ सभासदों के चेहरे पर कुटिल हंसी उभरी। सम्राट ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति अतिशय भावुकता ना हो, लेकिन यह याद रहे कि क्षुद्र तरीके से सोचने पर भी हम पाएंगे कि हमारा भाग्य इस राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। मैं वंश परंपरा से सम्राट हूं। महामंत्री वंश परंपरा से इस पद पर हैं और संधि विग्रहक तथा अनेक अधिकारी भी। यह सही है कि हम में से कुछ लोग अपने पूर्ववर्तियों से अधिक योग्य हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ ऐसे सभासद भी हैं जिनका भार वंश परंपरा के कारण वाकाटक साम्राज्य को ढो रहा है। यह साम्राज्य बिखरा तो सबका सुख बिखरेगा। यह निर्णय लेने का समय है। अगले सप्ताह मैं सामंतों की बैठक लूंगा। मैं चाहता हूं कि सामंतों के समक्ष हमारा पूरा मंत्री परिषद एकजुट दिखे। हर साम्राज्य में कुछ ऐसे सामंत जरूर होते हैं जो अवसर की खोज में रहते हैं। वे केवल शक्तिशाली के साथ खड़े होते हैं। हमें भी शक्तिशाली दिखना होगा और केवल संगठन में ही यह शक्ति मिलती है। संधि विग्रहक ने कहा, सम्राट, आपका हर निर्णय मान्य है, लेकिन हमें अपने सैन्य क्षमताओं का भी आकलन करना होगा। महाराज ने कहा, अवश्य ही।
तभी तो हम सामंतों के समक्ष वास्तविक सैन्य लक्ष्य रख पाएंगे। सेनापति इस संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें। सेनापति ने कहा, सटीक आकलन के लिए हमें अधिक सूचनाओं की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा तो मत यह है कि अर्थव्यवस्था की मंदी की इस स्थिति में हम सामंतों पर अधिक भार डालें तो यह उचित नहीं होगा। हमारा पूरा जोर इसी बात पर हो कि उन्हें दिया गया वार्षिक लक्ष्य ही वो पूरा कर दें। महामंत्री ने कहा, यह बहुत कठिन विषय होगा। आप उन्हें कसेंगे तो वो विद्रोही हो सकते हैं। यदि उन्हें लगा कि आप उन्हें ढील दे रहे हैं तो वे निश्चित होकर बैठ जाएंगे। किसी तरह के उच्च पद का प्रलोभन देकर ही उनसे मनवांछित सहायता प्राप्त की जा सकती है। इससे तो आपका ही पद खतरे में पड़ जाएगा। विदूषक ने यह कहने की चेष्टा की, लेकिन वातावरण की गंभीरता को देखते हुए उसने चुप ही रहना उचित समझा। सम्राट ने कहा, हम उनके समक्ष कुछ अच्छे विकल्प रखेंगे। जिन सामंतों का कर वसूली, शांति व्यवस्था एवं लोक कल्याण के साथ ही निष्ठा का अच्छा कार्य इस अवधि में दिखेगा, उनका क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। जिनका प्रदर्शन कमजोर रहा, उनके क्षेत्र विस्तार में कटौती की जाएगी। महामंत्री ने कहा, यह अच्छा निर्णय लिया सम्राट आपने। सम्राट ने कहा, सामंतों के साथ होने वाली बैठक में आप सभी अच्छी तरह तैयारी करके आए। महाअक्षपटलिक ने जो विषय उठाए हैं उनसे मैं अवगत हूं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे गुप्तचर साम्राज्य में उसी तरह हर जगह मौजूद हैं जैसे शिरा और धमनियों में रक्त बहता है। आप सभी की अच्छी बुरी सभी गतिविधियों से मैं परिचित हूं। कई बार बड़ी गलतियों पर सार्वजनिक भर्त्सना भी कर चुका हूं, लेकिन आपकी छोटी चूकों पर हमेशा आपको क्षमा भी किया है। अब जब साम्राज्य खतरे में है तो हमें अपने निजी महत्वाकांक्षाओं की पूरी तरह तिलांजलि देनी होगी। रणभांडागारी की ओर देखते हुए सम्राट ने कहा, सुन रहे हो रणभांडागारी, सबसे ज्यादा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। राज्याभिषेक के बाद पिता ने मुझे निर्देश दिए थे कि वंश परंपरा के मुताबिक अधिकारियों के चयन की परंपरा वाकाटक राजवंश की है। इसे अक्षुण्ण रखना। जब तुमसे पूर्ववर्ती रणभांडागारी शत्रुंजय को घोड़ों की खरीदी में भ्रष्टाचार के विषय में मैंने पदच्युत किया तो कितना बड़ा पत्थर मैंने अपने हृदय पर रखा होगा, ये तुम सोच सकते हो। तुम जानते हो कि शत्रुंजय का अपराध कितना बड़ा था। वो केवल धन के भ्रष्टाचार का अपराध नहीं था। उन कमजोर घोड़ों की वजह से कितने मासूम घुड़सवारों की जान चली जाती। मुझे इस बात का दुख है कि अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए हम कई बार ऐसे अपराध करते हैं जिनसे होने वाली क्षति की आशंका के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। महामंत्री ने कहा, सम्राट के कथन से अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो लोग कदाचरण में लगे हुए हैं उनके लिए अपना आचरण सुधारने का यह आखिरी अवसर है।